बम्पर वोटिंग का जो मिथ है ना, इसको पे बोलूँगा। दरअसल 83% पिछली बार पड़ा था, 82 समथिंग, इस बार 85 के आसपास पड़ा है आसाम में। तो परसेंटेज बढ़ा है, नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं क्या भाई? अगर एसआर वहाँ भी हुआ है, सबरी डिवीज़न। अगर मान लीजिए पहले 100 वोट थे एक बूथ पे, इस बार 80 वोट हैं, तो 80 में अगर 70 पड़ गए तो परसेंटेज बढ़ गया, और 100 में 80 पड़े तो परसेंटेज 80 रहा। तो ये भी देखना पड़ेगा हर राज्य का एसआईआर के बाद कि परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वोट ज़्यादा पड़ गया हो, और ये सब जगह होगा। इसलिए हमको नंबर ऑफ वोट्स का भी देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर पिछले चुनाव में नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े थे और इस बार नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं। परसेंटेज से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए बम्पर वोटिंग का। एक दूसरा ये है कि जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि महिलाओं का, तो महिलाएं तो पिछले मतलब 20-25 साल में जितने चुनाव हुए हैं, कोई भी राज्य आप देखो, महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट डाल रही हैं, और उसके पीछे कई कारण हैं। उनके लिए तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, उनकी चर्चा जो सार्वजनिक राजनीतिक विमर्श में महिलाओं की चर्चा होती है। अब तो घर आरक्षण का बिल भी आ रहा है, तो वो भी एक जागरूकता है, शिक्षा की जागरूकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि महिलाओं में अच्छी रही, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने उसको गिरफ्त किया है, तो ये है। असम में जो बात है, दरअसल असल में हम लोग बहुत सतही तौर पर यहाँ से देख रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ के गए, और इन चुनाव के वक्त गए बड़े नेता गए। एक तो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ही थे जो चले गए, एक करंट प्रेजेंट सर्वी मतलब एमपी गए, बरदलोई जो है, तो 2 बड़े नेता गए, और बाकी 1-2 तो उम्मीदवारों ने आखिर में जो है वो ले लिया। ये तो निश्चित रूप से बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए वहाँ पर, और इससे परसेप्शन का भी असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही गिव अप कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के अलाइंसेज आप देखिए, अखिल गोगोई से उनका अलाइंस है, वो एजेपी पार्टी उससे अलाइंस है। उन्होंने छोटे छोटे जो अलाइंसेस किए हैं तमाम सारे आंचलिक उसमें, वो और एक एनडीए से एक घटक निकल करके भी कांग्रेस में गया है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, एनपीपी कुछ करके इस तरह है, और बीपीपी एनडीए के साथ है। तो अलाइंसेस की पॉलिटिक्स भी आसाम में बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 में और 2020-21 में हेमंत विश्व शर्मा ने जो अलाइंसेस बनवाए थे बीजेपी के, उसका फ़ायदा बीजेपी को बहुत मिला था। इस बार कांग्रेस ने भी अपने अलाइंस किए हैं, और ये सही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल मुद्दे भी उठाए, लेकिन उन्होंने स्थानीय मुद्दे भी उठाए हैं। मैंने बहुत यूट्यूब पे उनके भाषण पूरे सुने, और उन्होंने बाकायदा चाय बागानों का मुद्दा भी उठाया। चूँकि हम जब नेशनल मीडिया में उनकी एक बाइट की चर्चा होती है कि ट्रंप सरेंडर बोल दिया, हम जो है, या उन्होंने क्या कहते हैं कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठा दिया। जब आप पूरा उनका अगर भाषण सुनो, या उनकी वो मैनिफेस्टो देखो, या उनके नारे देखो, तो उसमें लोकल मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। ये कहना जो है, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ से देख रहे हैं, हम आज जो नेशनल मीडिया में आ जाता है उसी को मान लेते हैं कि चूँकि उसमें एक बाइट आएगी, जो बाइट ज़्यादा न्यूज़ी लगेगी वो बाइट आ जाती है, तो वो एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गौरव गोगोई को हम क्यों वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, तरुण गोगोई की लेगेसी उनके पास है, उनकी छवि एक सोबर, अच्छा बोलने वाले, पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर की है। अगर मुख्यमंत्रियों की तुलना करो तो हेमंता विश्व शर्मा की छवि एक चालाक, एक क्या कहते हैं तेज, और एक आक्रामक नेता की है, और लगातार विवादों में घिरे रहने वाले नेता की है। गौरव गोगोई की छवि एक सोबर नेता की है। तरुण गोगोई को लेके कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी रही ही नहीं है पूरे असम में। गौरव गोगोई को लेकर भी व्यक्तिगत कुछ नहीं, उनकी पत्नी का मामला जो है, हेमंत विश्व शर्मा ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो पाकिस्तानी कनेक्शन दे करके, और उसके जवाब में कांग्रेस ने भी उनकी पत्नी के पासपोर्ट वगैरह के विवाद खड़ा किया। वो एक हुआ, उससे हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह वो रिएक्ट किया उन्होंने, तो उससे भी पता लगता है कि जैसे मरमाहत होकर रिएक्शन जो होता है उस तरह का है। तो कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बनने की बड़ी संभावना नजर है, मैं तो गया नहीं हूँ असम, बीजेपी का अपर हैंड है वहाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एकदम ही पिट गई है। कई इलाकों से, अपर आसाम में आपका जो बारपेटा वाला इलाका है, ये जो कोकराझार वाला इलाका, जो मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ पर इन सब इलाकों में कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। बदरुद्दीन अजमल को अलायंस में शामिल न करके कांग्रेस ने जो पोलराइजेशन का जो एक पॉलिटिक्स बीजेपी खासकर हेमंता खेलना चाहते थे, उसको डाइल्यूट किया, जो पिछले चुनाव में हो गया था। तो फिर सारे नेता क्यों भाग जा रहे हैं? पिछले भाई नेताओं के अपने कारण होते हैं भागने के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कारण होते हैं। सारे कहाँ भागे हैं? 2 नेता भागे हैं। अब तीसरा नाम बता दीजिए कौन भागा है? पिछले कई समय से तो वो है नहीं, अभी जो चुनाव के टाइम में आप समझिए कि 75-76 सीटों में से 28 तो जो बाहर के आए हुए हैं उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। आप असम में कांग्रेस सरकार बनवा दीजिए, बीजेपी के नेता भाग जाएंगे।
वो तो कारण अलग होते हैं भागने के। मध्य प्रदेश में कितने बीजेपी के नेता छोड़ के गए थे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बन गई। याद करिए, मध्य प्रदेश में लाइन लगी हुई थी, अभी जयदीप जी बताएंगे, उसमें बीजेपी, यहाँ तक कैलाश जोशी के बेटे भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। तो नेताओं के अपने अपने कारण होते हैं जानने के, किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिल रहा, किसी के व्यक्ति को टिकट वो दिलवाना चाहते हैं 5 टिकट अपने, वहाँ 2 ही मिल रहे हैं, ये सब कारण होते हैं। और बीजेपी तो मजबूत स्थिति में है ही, मैं कहाँ कह रहा हूँ मजबूत नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा एक अच्छे रणनीतिकार हैं, निश्चित रूप से, वो सब तो है ही चैलेंज, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अंडर एस्टिमेट करके कांग्रेस को भी नहीं देखना चाहिए। पिछले चुनाव में मात्र जो वोट परसेंटेज था बहुत कम, दोनों के बीच में फर्क था अगर आप देखें तो। ऐसे में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से खबरें उस तरह से नहीं। कल मेरी बात हो रही थी अपने संवाददाता अर्जुन निराला से, अर्जुन वहाँ गए, अर्जुन से मैंने पूछा क्या स्थिति, अर्जुन ने कहा सर कांग्रेस का जो है अगर थोड़ा और पहले से तैयारी करती तो शायद सरकार बना लेती, ये अर्जुन का कहना था। तो इसका मतलब कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ी है, सरकार बने या ना बने ये अलग बात है। तो एकदम से बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चुनाव टोटली बाइपोलर है, बीजेपी अलायंस और कांग्रेस अलायंस के बीच में है। और बदरुद्दीन अजमल का जो एक बड़ा फैक्टर होता था वो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत डाइल्यूट हो गया। वो खुद 10 लाख वोट से हार गए थे रकीबुल हसन से, तो दुगरी से। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए चुनाव असम का दिलचस्प होगा, लेकिन इसके बावजूद एनडीए का पलड़ा भारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।